चलिए प्यारे बच्चों, आज हम समझते हैं कक्षा 9 गणित संख्या पद्धति प्रश्नावली 1B। इस प्रश्नावली के कुछ प्रश्न हमने अपनी पिछली वीडियो में करा दिए थे। अब क्वेश्चन नंबर 5 है। 1/17 के दशमलव में अंकों की पुनरावृत्ति खंड में अंकों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है? अपने उत्तर की जांच करने के लिए विभाजन क्रिया कीजिए। तो इस सवाल में क्या कह रहा है प्रश्न? वो कह रहा है कि आप 1 को 17 से जब भाग करेंगे तो भाग करने के बाद में जो हमारा भागफल आएगा वो कितने अंकों के बाद में रिपीट होना शुरू हो जाएगा, यानी कि पुनरावृत्ति होनी शुरू हो जाएगी। तो उस प्रश्न के विषय में ये हमसे पूछ रहा है। तो देखिए, हमारा प्रश्न है 1/17। तो आपको अब इसमें भाग करना पड़ेगा। तो चलिए, 1 में कितने से करना है? 17 से भाग। पॉइंट लगा लेते हैं, चूँकि 17 से कम है ना 1, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे। उसके बाद ये अभी भी कम रह गया है, तो इसके बाद क्या करते हैं, ना जाने कि 0, और यहाँ भी हम क्या करते हैं, 0 बढ़ा लेते हैं। अब हमारे पास हो गया 100। 17 में जब आप 100 से भाग करते हैं तो 17 पंजे कितने होते हैं? 85, और 17 छिक्का 102, तो 6 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 5 बार करते हैं। घटाएंगे, इसमें से कितना बचेगा? 15। चूँकि पॉइंट लगा हुआ है तो हम अब 1 0 बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कितना हो गया? 150। 17 से भाग करेंगे, 17 अट्ठे कितना हो जाएगा? 136। अब घटाएंगे, 150 में से 136 कितना बचेगा? 14। चूँकि पॉइंट लगा हुआ है फिर से 0 बढ़ा सकते हैं, और अब फिर दोबारा से 8 बार चला जाएगा। 17 अट्ठे 136, घटाएंगे तो कितना बचेगा? 4। चूँकि पॉइंट लगा हुआ है तो फिर से 0 लग जाएगी। अब 17 दूनी 34, बचेंगे कितने? 6, और पॉइंट लगा हुआ है तो 0 फिर से बढ़ जाएगी। अब 17 ती कितने हो जाएंगे? 51, बचेगा कितना? 9। अब हमारे पास पॉइंट लगा हुआ फिर से 0 बढ़ जाएगी। अब कितना? 17 पंजे 85, बचा कितना? 5, 0 हो गया। 17 दूनी 34, बचे कितने? घटाएंगे तो 16। अब फिर से, और 17 अट्ठे 136 होते हैं, 17 निम्मा कितने होते हैं? 100। 17 अट्ठे 136, 17 निम्मा कितने हो जाएंगे भाई? 153। बचेगा कितना? 7, 0। अब 17 × 51, 17 चौका 68, बचे कितने? 2, 0। 17 एकम 17, बचे कितने? 3, 0। और इस बार फिर से 17 एकम 17, बचे कितने? 13। कितना हो जाएगा? 130। लास्ट में पॉइंट के आगे 0 बढ़ाएंगे जब। और 17 सत्ते कितने होते हैं भाई? 119, बचे कितने? 11, और 17 छिक्का 102, बचे कितने? 8। 17 छिक्का 102, तो बचेंगे 8, 80 हो गया। 17 × 51, 17 चौका 68, 17 चौका 68, बचे कितने? 12। इधर को लिख लें, यहाँ लिख लेते हैं, चलिए, पॉइंट लग जाएगा, है ऊपर लगा हुआ तो 0 फिर बढ़ गई। और 17 सत्ते कितने हो गए? 119, बचा कितना? 1। तो अब देखिए, दोबारा से हमारे पास में क्या आ गया है? 1 आ गया है।
तो अब यहाँ से यहाँ भी हमारे पास एक था और यहाँ भी एक आ गया। अब तो क्या होगा, यहाँ से हमारा रिपीटेशन शुरू हो जाएगा, यानी कि पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। तो अब ये कितने अंक हैं वो गिनने पड़ेंगे आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। तो कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति होगी? इसको लिख देते हैं 0.58823529411767 और इसमें हमारा भाई जीरो रह गया यहाँ पे, इसको जीरो यहाँ लगा देते हैं, पॉइंट हमारा यहाँ आ गया। ठीक है, 16 अंकों के बाद में रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो ये आपका क्या हो गया, पहला प्रश्न जो है का आंसर मिल गया आपको। कितने अंकों के बाद पुनरावृत्ति शुरू होगी? कितने अंकों के बाद में? 16 अंकों के बाद। दशमलव के मतलब 16 अंकों के बाद पुनरावृत्ति शुरू हो जाएगी। ठीक है, ये आपका पहला प्रश्न हो गया। इसके बाद अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सिद्ध कीजिए कि 5.555 डॉट 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 परिमेय है, यानी कि परिमेय संख्या है। तो इस संख्या को कैसे करेंगे भाई सिद्ध? देखिए, हमको ये पता है कि जिस परिमेय संख्या कौन सी होती है, जिन्हें हम p/q के रूप में लिख सकते हैं, और q कभी की क्या नहीं होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। तो भाई इसको क्या करेंगे? देखिए, ये हमको पता है, हम इसको मान लेते हैं। माना x बराबर 5.55 मान लें। वैसे आपको ये भी पता है, जो संख्या का रिपीटेशन शुरू हो जाता है वो परिमेय संख्या कहलाती है, परंतु इसको हम भिन्न के रूप में लिख देते हैं। जब हम भिन्न के या p/q के रूप में लिख देंगे तो अपने आप से परिमेय संख्या सिद्ध हो जाएगी। चलिए, दोनों पक्षों में क्या करते हैं, 10 से गुणा कर देते हैं। दस से गुणा करने पर तो इधर क्या हो जाएगा, 10x बराबर इधर हो जाएगा कितना, इसको समीकरण 1 मान लो, और इधर हो जाएगा आपका 55.555, और एक और लगा लेते हैं चूँकि चल रहा है रिपीटेशन। अब समीकरण सेकंड माइनस फर्स्ट कर दो, सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट। तो भाई 10x बराबर 55.5555 और x बराबर 5.5555 घटाना है। इधर घटाएंगे सारा जीरो हो जाएगा, इधर कितना बचेगा, 50.0000, इधर बचा 9x। तो ये आपका क्या हो जाएगा, इधर बराबर रह गया x बराबर 50/9। तो ये जो है किस प्रकार की आ गई, भिन्न रूप में आ गया ना। तो इसलिए क्या होगा, इसलिए 5.5555 डॉट 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 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रश्न है, संख्या 1/13 और 2/13 का दशमलव निरूपण ज्ञात कीजिए तथा इसकी सहायता से 4/13 और 6/13 और 12/13 के दशमलव निरूपण ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, जो 1/13 है इसमें हम 1 में भाग कर लेते हैं 13 से, 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लीजिए। अभी भी ये छोटा है 13 से 10, तो फिर से हम 0 ऊपर लगाएंगे, 0 नीचे बढ़ा देते हैं। अब कितनी बार जाएगा, 13 सत्ते कितने होते हैं, 91, बचे कितने, 9, और इसके बाद 13 छिंग कितने होते हैं, 78, बचे कितने, 12, पॉइंट लगा हुआ है तो 0 बढ़ जाएगी। 13 निम्मा कितने हो जाएंगे, 117,
बचे कितने, 3, 30 हो जाएगा, 13 दूनी 26, बचे कितने, 4, 0, 13 दूनी 26, 13 ती 39, बचा कितना, 1। तो यहाँ से आपका क्या हो जाएगा, रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। तो 1/13 का जो दशमलव प्रसार है वो 0.07692 आता है। ठीक है, तो अब आपको निकालना है कितने का, 2/13 का। तो जब आपको 2/13 का निकालना है तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 गुणा 1/13 या 2 गुणा 1/13 का मान ऊपर से रखेंगे, कितना है, 0.07692 के ऊपर बार। तो भाई अब इसकी 2 की गुणा कर दो, 2 तिया 6, 2 चौक 8, सॉरी 2 दूनी 4, 4 नहीं 2 था ना, 2 दूनी 4, 2 नाम 18, हासिल का लगा आपका 1, 2 छिक्का 12 और 1 13, बचा 1, 2 सत्ते 14, जीरो वाला भी हमने इसी में कर दिया काउंट। तो ये आ गया आपका किसका मान, 2/13 का। ठीक है, इसके बाद कुछ गलत हो गया क्या, हाँ गलत हो गया, इसमें हासिल नहीं जोड़ा है। ये हो गया 0.153846, मल्टीप्लाई थोड़ी गलत हो गई थी ना। अब चलिए आगे करते हैं। आगे है आपका 4/13, तो इसको भी लिख सकते हैं आप 4 गुणा 1/13, और 1/13 का आप मान रखिए, 4 गुणा कितना है 1/13 का मान, 0.07692 के ऊपर बार। ठीक है, अब क्या करेंगे, आपको फिर वही गुणा करनी है, तो आप गुणा कर लीजिएगा। आंसर कितना आएगा इसका, लिख देते हैं हम 0.3079692 के ऊपर बार। तो आपको क्या करना है, 4 की इसमें केवल मल्टीप्लाई करनी है, आंसर आपका आ जाएगा। इसके बाद क्या करना है, 6/13 का मान निकालना है, तो इसको भी लिखेंगे 6 गुणा 1/13, तो 6 गुणा 0 पॉइंट मान रखेंगे 1/13 का, 0.07692 के ऊपर बार। इसकी भी जब आप गुणा करेंगे तो कितना आंसर आएगा, 0.461538, ये आ गया। ऐसे ही आपको 12/13 का निकाल देना है। तो 12/13 का कितना आएगा, 12 गुणा 1/13 लिखेंगे, तो ये कितना हो गया, 12 गुणा 1/13 का मान 0.07692 के ऊपर बार। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर आएगा 0.923076, ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। तो ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ प्रश्न समझ में नहीं आ रहा है तो उसको कमेंट्स बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका नेक्स्ट प्रश्न है 8वां, P/Q, और कह रहा है Q बराबर नहीं 0, वही परिमेय संख्या के रूप में परिमेय संख्याओं के अनेक उदाहरण लीजिए जहां P और Q पूर्णांक हैं, जिनका 1 के अतिरिक्त अन्य कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो, और जिसका शांत दशमलव निरूपण प्रसार है। ठीक है, क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि Q का कौन सा गुण अवश्य संतुष्ट करना चाहिए। तो देखिए इस प्रकार का एक सवाल हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, कोई नहीं अभी भी बता रहे हैं। देखिए हम उदाहरण ले रहे हैं, जैसे कि P/Q में हम किसको लिख सकते हैं, जहाँ Q डज नॉट इक्वल टू होना चाहिए 0 के। देखिए आपने लिखा 3/2, तो ये कैसा है, शांत है, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर हम लिख देते हैं 5/4, इसका भी शांत होगा। और एक बात और ध्यान दीजिए, इसने जो कहा था ना, इन जिनका 1 के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, तो इनका भी ऐसा ही है। अगर आप लिखें 9/5, तो ये भी शांत होगा।
अगर आप लिखेंगे 11/5 तो ये भी शांत होगा। तो इनका किसी का भी 1 के अतिरिक्त कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है। इसके बाद भी इसमें एक चीज़ और आती है कि अब हमको ये पता कैसे चल रहा है। एक और ले लेते हैं, जैसे कि आपने लिया 13/10। अब इसका भी जो है ये भी शांत होगा। तो ये हमको कैसे पता चला कि ये सारे के सारे शांत हैं? तो इसका एक गुण है कि जो Q है, Q या तो 2 की घात के रूप में हो या 5 की घात के रूप में हो या 2 व 5 की घात के रूप में हो। ठीक है। तो ये वो गुण हैं जिससे हमें ये पता चलता है कि कोई संख्या शांत है या अशांत है। अगर उसका हर 2 की घात के रूप में हो या 5 की घात के रूप में हो या 2 और 5 दोनों की घात के रूप में हो तो वे परिमेय संख्याएं क्या हो जाती हैं? शांत हो जाती हैं। उनका दशमलव प्रसार शांत हो जाता है। ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट प्रश्न करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, सिद्ध कीजिए कि √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। वैसे तो आप जानते ही हैं कि जितनी भी अंडर के अंदर संख्याएं होती हैं, अगर उनका पूरा पूरा वर्गमूल नहीं आ रहा है तो वो सब कैसी होती हैं? अपरिमेय संख्या। लेकिन हमको फिर भी सिद्ध करना है, तो एक काम करते हैं, हम इसको उल्टा मान लेते हैं। हम उल्टा क्या मानेंगे? मान लेते हैं, माना ये परीक्षा की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, इस बात का भी आप ध्यान रखेंगे। और ये हाई स्कूल के बोर्ड के पेपर में भी इस प्रकार का प्रश्न आता है, तो आप अभी से इसकी तैयारी करके चलें। माना √3 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। जब √3 एक परिमेय संख्या है तो हम इसको इस प्रकार भी तो लिख सकते हैं भाई, P/Q बराबर √3, जहाँ P व Q पूर्णांक हैं और Q बराबर नहीं होना चाहिए 0 के। ठीक है। इसके बाद P और Q के उभयनिष्ठ गुणनखंड से, जैसे कि आपके पास मान लीजिए यहाँ लिख रहा है 9/6। ठीक है। चलिए या उल्टा करके लिख देते, कोई बात नहीं, ऐसे लिख लीजिए। तो हमने इसको भाग कर दिया, उभयनिष्ठ गुणनखंड है इसका 3, तो 3 से करेंगे, 3 × 3 और 3 दूनी 6, तो ये क्या आ गया? 3/2। अब देखिए 3/2 जब आ गया तो इस 3/2 का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है 1 के अलावा। तो ऐसे हम करते हैं, P/Q को किसी उभयनिष्ठ गुणनखंड से जब भाग करते हैं तो वो मान लीजिए आ जाता है A/B। इधर √3 आई, यहाँ लिखेंगे जहाँ A व B सह अभाज्य संख्याएं हैं, संख्या है। अब सहभाज्य संख्या कौन सी होती है? सहभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनका 1 के अतिरिक्त कोई और उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, और ये हमेशा जोड़े में होती हैं, 2 संख्याएं होती हैं। ठीक है। तो चलिए अब क्या करना है आपको, दोनों पक्षों का कर दीजिए वर्ग। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर जब वर्ग करेंगे तो इधर हो गया A²/B² और बराबर इधर कितना हो जाएगा 3। अब इसको देखिए कैसे सॉल्व करें, कैची गुणा कर देते हैं इसके नीचे 1 लिख के, तो ये हो जाएगा B² बराबर A²/3। कैसे आया है? कैंची की गुणा करके आया है। कैसे भला? देखिए
ये हुआ पहले ए स्क्वायर बराबर 3b², और हमने 3 को इसके नीचे भेज दिया, यानी कि a² बराबर b²। तो फिर हमने क्या किया है, इसको इस प्रकार लिख दिया। इसको मान लो समीकरण फर्स्ट। अब यहाँ लिखेंगे जब 3a² को विभाजित करता है, तो a को भी विभाजित करेगा। ठीक है। जब हमारा 3 अगर कोई वर्ग वाली संख्या है और उसको विभाजित कर रहा है, तो जो उसका वर्गमूल होगा ना, उसको भी 3 विभाजित करेगा। इसमें ये लिखा गया है। ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे आप, समीकरण फर्स्ट में a बराबर 3c रख रहे हैं। जब 3c रखेंगे तो क्या होगा, b² बराबर 3c² 3, या क्या हो जाएगा 9c² 3, और इसको भाग कर देंगे तो 3c² आ जाएगा। यानी कि b² बराबर क्या आ गया आपका 3c², और आपको इसी को लिख सकते हैं c² बराबर b² 3। तो यहाँ भी वही लिखना है, जब 3b² को विभाजित करता है, तो b को भी विभाजित करेगा। ठीक है। अब जब यहाँ तो हम कह रहे थे कि a और b सहभाज्य संख्या है, मतलब इनका कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड अब शेष नहीं बचा, परंतु यहाँ पे क्या हो रहा है, 3a को भी विभाजित कर रहा है और b को भी, तो इसलिए क्या हो जाए, इसलिए 3a व b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, परंतु a व b सहभाज्य संख्या है। इसलिए अब यह जो विरोधाभास प्राप्त हो रहा है ना, विरोधाभास कहाँ प्राप्त हुआ, हमारी बातों में जो विरोध पैदा हो रहा है कि हम कह रहे हैं a और b सहभाज्य संख्या है, और यहाँ पे आके कह रहे हैं कि 3a और b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है। तो ये दोनों बात आपस में गलत हो रही है ना, एक तो कह रहा है कि है और एक कह रहा नहीं है। तो यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है कि √3 एक परिमेय संख्या है, जो हमने मान लिया था ना कि √3 एक परिमेय संख्या, यह विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। इसलिए क्या है भाई, इसलिए √3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये आपका सवाल जो है प्रूफ हो गया, और ये बोर्ड की दृष्टि से भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसलिए अब हम नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ रहे हैं। इसी प्रकार का है, लेकिन इससे आसान है वो सवाल, थोड़ा सा अलग है। चलिए सिद्ध कीजिए कि 3 एक परिमेय संख्या है, सॉरी परिमेय संख्या नहीं है। तो मान लेंगे इसको भी, माना 3 एक परिमेय संख्या है। ठीक है। अब क्या करेंगे, जब है तो फिर p/q के रूप में लिखेंगे, 3 √3, जहाँ
पी व क्यू पूर्णांक हैं और q डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब क्या करते हैं, इस 3 को इधर लेके आते हैं q के पास, तो जब इधर गुणा कर रहे हैं तो इधर क्या करेगा, आगे भाग 3q हो गया बराबर में √3। अब देखिए, चूंकि p, 3, q पूर्णांक हैं, इसलिए p/3q एक परिमेय संख्या है। परंतु अभी हमने पीछे सिद्ध किया था कि √3 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, परंतु √3 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, इसलिए परिमेय बराबर नहीं हो सकता अपरिमेय के। यह विरोधाभास भी कहाँ प्राप्त हुआ है, हमारी गलत कल्पना के कारण। यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण प्राप्त हुई है। ठीक है, इसलिए 3√3 एक परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, ये इस एक्सरसाइज का लास्ट प्रश्न था। अब ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबाना भी ना भूलें, जिससे नेक्स्ट वीडियो का आपके पास में नोटिफिकेशन पहुंचता रहे, आसान भाषा में आपको समझ में आता रहे। और जो आपको समझ में नहीं आता है उसके लिए आप कमेंट्स कर सकते हैं, उस प्रश्न को दोबारा से आपको समझा दिया जाएगा।